अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन ख़ान। नाज़रीन, जैसे ही मई का आगाज़ होता है हर साल गर्मी साथ ही शुरू हो जाती है और गर्मी शुरू होते ही नहरों पे बच्चों के डूबने के वाक़यात में इजाफ़ा देखने को मिलता है। साल 2024 में अब तक 41 अफराद डूब के मर चुके हैं। फैसलाबाद डिवीज़न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ नहरों में दफ़ा 144 नाफिज़ है। तमाम नहरों पे नहाने पे नाफिज़ तो कर दी गई है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना ज़ाहिर सी बात है पुलिस का काम है और दीगर कानून नाफिज़ करने वाले जो इदारे हैं उनका काम है। इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है? एक आध जगह पे अगर फैसलाबाद के बीचों बीच गुजरने वाली नहर की बात की जाए तो वहाँ पे एक आध जगह पे ये बोर्ड देखने को मिलता है कि नहरों में नहाने पे दफ़ा 144 नाफिज़ है, लेकिन उसका नफाज अमल में नहीं लाया गया। ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कोई फ़ीडबैक नहीं लिया गया 144 की दफ़ा नाफिज़ करने के बाद कि कितने लोगों को चार्ज किया गया, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया इस पर और कितने लोगों को सज़ाएँ या जुर्माने हुए इस पर। अब नतीजतन आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में बच्चे बड़े इन नहरों के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पे दोपहर के औकात में और शाम के औकात में, जो किसी भी बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित होते हैं। हालिया दिनों में दो वाक़यात, एक सत्याना जो गुगेरा ब्रांच है वहाँ पे उस नहर में, और एक हाफजाबाद नहर जो शहर के बीचों बीच गुजरती है वहाँ पे एक बच्चे के डूबने का वाक़या पेश आया। जबकि अगर दूसरे बच्चे की बात की जाए जो आखिर ज़िक्र है उसकी अगर बात की जाए तो उसकी तलाश का काम अभी जारी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी आपको दिखाते हैं और मुतलका जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोग किस तरह से इस कानून की धज्जियाँ खुलेआम उड़ा रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी की टीम जो है वो मौजूद है। दूसरा दिन है आज इस सर्च ऑपरेशन को और ये बच्चा इस नहर में नहाते हुए कहीं गुम हो गया है। अज़हर मानिक साहब हैं और उनकी ये टीम है। इनसे अज़हर मानिक साहब से इनकी टीम का तारुफ लेते हैं और फिर जानेंगे कि कल क्या कुछ होता रहा है और अभी आज किस तरह से उस बच्चे की तलाश जो है ये करेंगे। बड़ा मुश्किल काम है जी, यकीनी तौर पे आपकी तो ड्यूटी है। ये बताएं कि कल किस तरह से इत्तला आई और फिर कैसे आपने बच्चे को सर्च किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमें जैसे इत्तला मिली है इधर बच्चा डूबने की, तो हम फौरी तौर पर हमने रिस्पांस किया है। मेरे साथ ये मेरी टीम है, ये मोहम्मद अहमद साहब हैं, ये भी वाटर रेस्क्यू के हैं, ये मोहम्मद मुजाहिद साहब हैं, ये अब्दुल रहमान साहब हैं और वो शहबाज शाह साहब हैं। ये हमारी वाटर रेस्क्यू टीम के मेंबर्स हैं। हम ये मिलके काम करते हैं। हम फौरी तौर पर इधर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद हमने पहले लाइन सर्च की है पानी के अंदर, ये हमारा एक प्रोफेशनल सर्च का तरीका है। उसके बाद हमने फिर स्क्यूबा डाइव किया। ये टीम हमारी पानी में सर्च करते हुए आगे चली गई है। दूसरी टीम ने स्क्यूबा सर्च किया, सिलेंडर पहन के ना पानी के अंदर एंटर होते हैं, उसके साथ सर्च करते रहे हैं। फिर हमारे पास एक कैमरा है जिसको पानी के अंदर लगा के उससे भी चेक किया जाता है, पानी के अंदर देखा जाता है। तो उससे जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा क्लियर होती है? जी, विजिबिलिटी उसके अंदर ज़्यादा क्लियर होती है। ये जदीद ये इक्विपमेंट्स हैं हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं, तो उसके साथ सर्च की है। फिर ये बोट होती है, बोट के साथ ज़्यादा हम आगे सफ़र कर सकते हैं, आगे सर्च करते हुए उसके साथ भी हमने सर्च किया। अभी हमारे ये ऑपरेशन जारी है, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को बाजियाब कर सकें। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, पहला जो ख्याल होता है या पहला एक रेस्क्यूअर किस ज़हन में क्या आता है कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है? ये सर जो इंसिडेंट पे जो बंदा मौजूद है, कॉलर है, तो उसकी बात के मुताबिक ही हम समझते हैं। अच्छा। जैसे अवाम हमें इतला देती है हम उसको वैसे ही समझते हैं, अपने तौर पे हम कुछ नहीं सोचते। ठीक है। आई विटनेस जो बता देता है हम समझते हैं कि ये सही कह रहा है, सही है। उसके मुताबिक हम काम करते हैं। तो यहाँ पे आई विटनेस क्या बता रहे थे? आई विटनेस बता रहे थे कि ये 3-4 बच्चे इधर खेल रहे थे, तो एक बच्चा ऐसे ही नहाने के लिए नहर में थोड़ा किनारे के साथ ही उतरा है, किनारे को पकड़ के, तो उसका हाथ छूट गया, फिर वो आगे चला गया पानी के अंदर। तो अभी क्या एज क्या बता रहे हैं इस बच्चे की? 6 साल एज है बच्चे की। 6 साल इस बच्चे जी। की? हाइट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी ऑब्वियसली। नहीं, 6 साल के बच्चे की एवरेज जितनी होती है उतनी है उसकी, बता रहे हैं, छोटा सा बच्चा है। तो अभी कल का दिन आप सारा दिन तलाश करते रहे, शाम तक ऑपरेशन रहा ये? जी। शाम को आपने कॉल ऑफ कर दिया कि अभी सुबह आके जो है वो इसको? जी, अंधेरे में ऑपरेशन नहीं हो सकता था क्योंकि एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है,
तो इस वजह से हम शाम को चले गए थे। दोबारा अभी हम तो होपफुल हैं अभी के अभी वो मिल जाएगा? जी बिल्कुल होपफुल हैं, इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द बच्चे को यहाँ से हम अच्छा ये बताएं कि ज़िंदा रिकवर होने के इतना टाइम गुजर जाने के बाद कितने चांसेस होते हैं? नहीं, इतना टाइम गुजरने के बाद ज़िंदा होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। एक ही सूरत हो जाती है कि कहीं किनारे के साथ बेहोश हो गया हो तो अलग बात है, अगर बंदा डूब जाता है तो फिर इतनी देर में ज़िंदा नहीं रहता। अच्छा अजहर साहब एक चीज़ बताइएगा कि कितनी देर में नॉर्मली पानी के अंदर एक बंदा जो है वो कोशिश करते हुए वो डूब सकता है, कितना टाइम लग सकता है एक एवरेज बंदे को अगर वो हाथ पाँव मारता है तो? चंद मिनट ही लगते हैं। जो स्विमिंग नहीं जानता वो चंद मिनट में डूब जाता है, जो जानता है अगर वो थक जाए तो उसको थोड़ा टाइम लगता है डूबने में। नॉन स्विमर जो है वो डूब जाता है, जल्दी डूब जाता है। वैसे अगर बंदा स्विमिंग नहीं भी जानता तो थोड़े से हाथ पाँव मारे कोशिश करे तो वो निकल सकता है, लेकिन इसमें मेन चीज़ होती है कि ज़्यादा पानी देख के लोग घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो वो उल्टे सीधे हाथ पाँव मारते हैं घबराहट में, तो फिर वो जल्दी डूब जाते हैं। मतलब अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने कोशिश करते रहना है, हो सकता है किसी न किसी किनारे आप लग जाएं। बिल्कुल, अगर डूबने वाला शख्स हौसला ना हारे, बिल्कुल आराम से पानी के अंदर इस तरीके से हाथ पाँव मारता रहे तो वो डूबता नहीं है। पानी थोड़ा बहुत बंदे को खुद भी पुश करता है ऊपर, कोशिश थोड़ी सी बंदे की अपनी एफर्ट हो तो थोड़ा पानी भी बंदे को उठाता है। थोड़ी सी बंदा कोशिश करे तो घबराए ना, आराम से बंदा 30-40 फीट तक तो आराम से साइड पे निकल जाता है। 30 से 40 फीट तक आप आराम से निकल सकते हैं, जर्नी कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो हो गया एक बचने का तरीक़ाकार। अगर कोई बंदा डूब जाता है कितनी देर बाद डेड बॉडी जो है वो आ जाती है वाटर उसकी सतह पे पानी? जो डॉक्टर्स की जो मेडिकल टर्म है उसके मुताबिक तो एक शख्स 8 घंटे भी पानी में अगर डूबा रहे, पानी में चूँकि ऑक्सीजन की कुछ मिकदार मौजूद होती है तो उसको उठाकर बाहर निकाल लिया जाए, और उसका हमारा एक मेडिकल का होता है CPR, जिसके ज़रिए उसको बचाया जा सकता है। साफ़ पानी हो ना, जिस तरह ये है, 8 घंटे बाद भी बंदा मिल जाए तो बचाया जा सकता है डॉक्टर्स के मुताबिक। लेकिन यहाँ ज़्यादा टाइम हो जाता है या सम टाइम अक्सर नहीं बचते, ये कि पानी में डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, पानी के अंदर और काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह होता है, तो इस वजह से मुश्किल हो जाती है। गुफ्तगू आपने सुनी, ऑपरेशन का ये आज दूसरा दिन है। हम भी होपफुल हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जो बच्चा यहाँ गिरा है पानी में या जो जिसकी तलाश इस वक्त जारी है वो किसी किनारे लगा और उसे ज़िंदा तलाश कर लिया जाए। तो उम्मीद पे ये लोग भी तलाश कर रहे हैं, अभी अपना ऑपरेशन का दूसरा दिन शुरू करेंगे। सर्च ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो चुका है और ये बोट में सवार होके पानी को इतनी तेज़ी से एक साइड से दूसरी तरफ कर रहे हैं कि अगर बच्चा कहीं पे फंसा हुआ है या कहीं पे रुका हुआ है किसी जगह पे किसी किनारे के साथ, तो वो निकल के पानी की सतह पे आ जाए। तो ये एक टैक्टिक होता है, ये देख सकते हैं आप कि पानी बाहर आ रहा है। अगर हमारे कैमरामैन वकास आपको दिखाएं कि किस तरह से ये एक तरीका होता है कि जिस जगह पे मुमकिना तौर पे बच्चा हो सकता है या डेड बॉडी या कोई भी इंसान जो है वो हो सकता है, तो उस पूरी की पूरी जगह को खंगाला जाता है एक तरह से इस तरीके के साथ। तो ये काम हो रहा है और अभी होपफुली इस तरह से कल से ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितनी भी कोशिशें हैं वो बेसूद गई हैं। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि जो 6 साला बच्चा पानी में गया है वो ज़िंदा या नीम बेहोशी की हालत में या बेहोशी की हालत में बाहर आ जाए। एक उम्मीद की किरण बाकी है जिसके लिए ये लोग एफ़र्ट कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है मुसलसल। तीन दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, इन एफ़र्ट्स के बाद बच्चा मिल गया है, लेकिन अफसोस की बात ये है, दुख की बात ये है बच्चे के पेरेंट्स के लिए भी। और ज़ाहिर सी बात है ये रेस्क्यूअर्स हैं, ये भी इंसान है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है। जब हम बात कर रहे थे तो ये भी अफसरदा थे कि बच्चा मुर्दा हालत में मिला है, डेड बॉडी जो है वो रिकवर की। अज़हर साहब से ही हम जानते हैं कि
कितना इसमें वक्त लगा है, क्या क्या रिसोर्सेज लगे हैं और फिर बच्चे को कहाँ से रिकवर किया गया है। और साहब बच्चा मिला है, कहाँ से बच्चे को रिकवर कैसे किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पूरी कोशिश और हमारी दिन रात मेहनत के बाद बच्चा जो है वो नवल्टी पुल के पास से मिल गया। हमारी 2 टीमें थी, एक टीम हम इधर काम कर रहे थे और एक टीम हमारी आगे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ थी। तो ये अभी मिला है। ये तकरीबन 48 घंटे की कोशिश के बाद बच्चा मिल सका है। 48 घंटे की एफर्ट के बाद। तो पानी के अंदर ही था क्या? थोड़ी उसकी पोजीशन बताएं क्या थी? वो पानी के अंदर तो नहीं, थोड़ा जैसे जब इतना टाइम गुजर जाता है तो बॉडी पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। वो पुल के नीचे फंसा हुआ था, बाहर से ऐसे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं किसी की निशानदेही पर तो हमने उसको पानी के अंदर से निकाल लिया। पानी के अंदर अच्छा ये बताइए। पुल के नीचे था। पुल के नीचे जी जी फंसा हुआ था। जी। अच्छा इतला लेट की गई रेस्क्यू को, क्या वजह बनी? यहाँ से कैसे डेड बॉडी वहाँ पहुँच गई? क्योंकि आप जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे थे, हम देख रहे थे कि जिस तरह से आपकी टीम जो है वो सर्च कर रही है, कोई वजह ही नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक ह्यूमन बॉडी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ यहाँ से निकल के आगे जाए। सर, इसकी वाकई आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये बच्चा परसों जब डूबता है तो वो तकरीबन दिन 10-11 बजे का टाइम था। ये बच्चे ही थे काफ़ी सारे, ये खेल रहे थे तो बच्चों ने डर के मारे किसी को बताया नहीं है, काफ़ी टाइम नहीं बताया। बच्चे यहाँ से खौफजदा होकर चले गए हैं, तो फिर अपने घरों में खेलते रहे हैं या कुछ करते रहे हैं। उसके बाद घर वालों को जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने दाएं बाएं लोगों से पूछा, तो फिर उन्हीं बच्चों ने बता दिया कि वो नहर में डूब गया है। मतलब ये इसको तकरीबन 3-4 घंटे इस वाक़े को हुए गुजर चुके थे जब इत्तला की गई? जी 5 घंटे। 5 घंटे। 5 घंटे के बाद हमें तकरीबन ये 4 बजे के बाद कॉल रिसीव होती है रेस्क्यू 112 हमारे कंट्रोल रूम में। तो हम इधर 5 घंटे के बाद इधर पहुँचते हैं। ज़ाहिर है हमें तो कॉल जानी थी तो हमने आना था, वैसे हमें क्या पता कि कहाँ पे क्या हुआ है। तो कॉल जाने के बाद हम फौरी तौर पे पहुँचे, लेकिन तब तक 5 घंटे हो गए थे बच्चे को डूबे हुए। तो फिर ये मैला पानी है नीचे, काफ़ी ज़्यादा इसके नीचे कचरा है, दरख्तों की जड़ें हैं, फिर इस तरह काफ़ी चीज़ें नीचे, पत्थर हैं, तो तलाश करना काफ़ी मुश्किल है। हमारे कई लड़के हमारे ज़ख्मी भी हुए हैं उसको ढूंढते हुए। तो ये सूरत हाल है सर। अच्छा आप जब कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश होती है कि ज़िंदा तलाश कर लिया जाए? जी जी जी, पूरी कोशिश करते हैं। अगर फौरी तौर पे कॉल होती, फौरी तौर पे हम पहुंचते तो हम उसको ज़िंदा भी बचा सकते थे। ये हमारी हिस्ट्री में है कि कई लोगों को ज़िंदा भी बचाया गया है। फ्लड्स के अंदर रेस्क्यू 112 लाखों लोगों को ज़िंदा रेस्क्यू कर चुकी है। और ये इस तरह के ड्रोनिंग केसेस जो जहाँ 1-2 लोग डूबते हैं, यहाँ पे भी कई लोगों को ज़िंदा बचाया जा चुका है, ज़िंदा रेस्क्यू किया जा चुका है। अच्छा पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देंगे जो बच्चे जिनके आते हैं यहाँ पे नहर पे नहाने के लिए या गर्मी में दोपहर के वक्त? जी, ये पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि ख़ुद भी इस सदमा से बचने के लिए अपने बच्चों का की केयर करें। इस तरह बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कहीं भी ना जाने दें। अब जैसे ये सानिया हुआ है, अब वालिदैन के लिए ये किस कदर ये दुख की बात है। तो सब के लिए ये पैगाम है, सब वालिदैन को मैं ये पैगाम देता हूँ कि अपने बच्चों को अपने घर में संभालें, बिल्कुल इस तरह सड़कों पे या नहरों पे ना आने दें, क्योंकि हादसात का भी शिकार होते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, बाहर वो ट्रेन नहीं होते। तो फिर कई बच्चे बाहर आके नहरों में नहाने लगते हैं, वहाँ डूब जाते हैं। छोटे क्या बड़े भी बच्चे भी जो है, जो टीनेजर हैं, वो भी कई बच्चे डूब चुके हैं। अच्छा अजहर साहब ये बताइएगा कि इस नहर की गहराई कितनी है? सर, इसकी एवरेज गहराई है 6 से 7 फीट रूटीन में, लेकिन जहाँ पे ये ब्रिजेज़ हैं वहाँ 8 से 9 फुट 10 फुट तक भी है। 10 फीट तक है गहराई। तो बच्चे की हाइट कितनी थी ये? बच्चे की हाइट तकरीबन ये मैक्सिमम 2 फुट होगी। 2 फीट होगी। 8 से 9 फीट या 10 फीट जो बता रहे हैं, और नॉर्मली ब्रिजेज़ पे ही लोग नहा रहे होते हैं, तो वो तो आम एक हेल्दी बंदे के लिए, एक पूरे शख्स के लिए भी जो है, वो इंसान के लिए भी वो उससे भी ज़्यादा है वो जी बिल्कुल, वो डूब जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं कि बड़े लड़के भी इधर डूबे हैं, कई बड़े लोग नहाते हुए इधर डूबे हैं जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा थी, कई वो भी डूब के यहाँ पे एक्सपायर हुए हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी और दूसरा हमारी जो शहरी हुकूमत है, सिविल गवर्नमेंट है,
वो क्या कर रही है। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया। अब यहाँ अगर आप गटवाला से स्टार्ट हों और शहर के बाहर सलूनी झाल तक आप जाएं तो कोई जगह ऐसी खाली नहीं है, कोई स्पॉट ऐसा खाली नहीं है जहाँ पे 30 या 40 लोग जो है वो नहा ना रहे हों, और उनमें अक्सरियत टीनेजर्स बच्चों की और अनट्रेंड स्विमर्स की होती है। तो पुलिस अगर मुतलका थाना जात हैं वो अगर अपना काम करें, जानते हैं हम कि बहुत मसरूफ़ रूटीन है उनकी, लेकिन ये काम भी उन्हीं का है। दिन में अगर एक दो दफ़ा अगर चक्कर लगा लिया जाए, पुलिस की मोबाइल फ़ोन जो है वो चक्कर लगाए, तो ये इस तरह के हादसात से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो फिर शहरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पे बाज़पुरस करे, इस पे फ़ीडबैक ले पुलिस का कि दफ़ा 144 का नफाज किया गया, इतने लोग उसके बावजूद कैसे इन नहरों पे नज़र आते हैं, किस तरह से ऐसे नहाते हुए और फिर डूब के मरने के वाक़यात जो हैं वो उनमें दिन ब दिन होशरुबा इजाफा होता जा रहा है। एग्जेक्टिव इंजीनियर ऑपरेशन्स इस वक्त हमारे साथ हैं जुनेद अकबर साहब। इनसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे वाटर फ़्लो मैनेजमेंट के हवाले से, और महकमा अनहार की का क्या रूल है, क्या प्रोसीजर है अगर कोई जानवरों को पानी पिलाता है या फिर अगर कोई नहर में नहाता है, तो इस हवाले से महकमा अनहार का कानून जो है वो क्या कहता है। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो जोनल फ़्लो से मुताल्लिक़ हमें बताइएगा, ये थोड़ा प्रोसीजर हमें समझाइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ऐसा है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसका जो मेजर काम है वो है कैनाल वाटर की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स। हमारी कैनाल्स जब बैराज से ऑफ टेक करती हैं तो वो पानी उठा के फार्मर्स तक पहुंचाना ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की। अब वो कैनाल का पानी जिन जिन कैनाल से, जिन जिन नहरों से गुज़रता हुआ फार्मर्स तक पहुंचता है, उसकी ऑपरेशंस और उसकी मेंटेनेंस जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट कर रहा होता है। तो उसके साथ साथ जब ऑपरेशन और मेंटेनेंस का अमल हो रहा होता है तो उसके ऊपर हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो वॉच एंड वार्ड कर रहा होता है। एनिमल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एनिमल्स पानी पीते हैं या नहाते हैं उसके लिए हमारे मेन और ब्रांच कनाल्स के अंदर स्पेसिफिक एरियाज़ डिफ़ाइन होते हैं जिन्हें कैटल बाथ्स कहते हैं, जिनके थ्रू स्पेसिफिकली ही एनिमल्स अपना पानी पी सकते हैं या वो बाथिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इलीगल एंट्रेंस से उसके ऊपर फ़ाइन भी होता है, और अगर ज़्यादा क्रॉनिक इशू हो जहाँ पे हमारे बैंक्स डिस्टर्ब हो रहे हों तो उस पर फ़ाइन के साथ साथ हम फिर FIRs के ऊपर इनिशिएट करते हैं। अच्छा, फ़ाइन कितना होता है अगर किनारे जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब नहा रहे होते हैं? अगर हम मेन कैनाल्स की बात करें, फैसलाबाद के शहर के अंदर, शहर से बाहर जो नहा रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो क्या फ़ाइन कितना होता है, उस हवाले से ज़रा बताइए। इसमें इनिशियली तो ऐसा होता है कि जब रिपोर्टिंग होती है तो हमारा जो नया एक्ट है पिड्रा, पंजाब इरिगेशन ड्रेनेज एंड रिवर एक्ट 2023, जो कि इंटैक्ट हो चुका हुआ है, उसके रूल्स अभी डिफ़ाइन हो रहे हैं। उसकी सेक्शन 162 से लेके सेक्शन 169 ऑफ पिड्रा, उसके अंदर जो भी डेफिनेशन डिफ़ाइन की हुई है टू डिस्टर्ब द बैंक्स ऑफ द कैनाल, उसके अकॉर्डिंगली जो भी फ़ाइन डिफ़ाइन है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे सब डिविजनल कैनाल ऑफिसर हैं जो एज ए कैनाल मजिस्ट्रेट क्लास 2 भी एक्ट कर रहे होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली फ़ाइन इम्पोज करते हैं। और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई बैंक्स के ऊपर डिस्टर्बिंग हो, बैंक डैमेज हो जाए, तो उसका एस्टिमेशन सेपरेटली हमारे सब इंजीनियर साहिबान फ्रेम करते हैं जो फ़ाइन के अलावा एडिशनल फ़ाइन के तौर भी इम्पोज किया जाता है और उसको रिकवर किया जाता है। तो ये आप चूँकि ये लॉ एंड ऑर्डर की एक स्पेसिफिकली एक आ जाता है, एक उनके दायरा इख्तियार में आता है, तो ये पुलिस को इंगेज करते हैं साथ? जी, इसमें ऐसा है कि जब भी हमारी कैनाल ऑपरेशंस के दौरान हमारी मेन कैनाल या ब्रांच कैनाल को कोई भी फार्मर या थ्रू एनिमल्स कोई भी इंटरप्ट करता है तो उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग की जाती है सब डिविजनल कैनाल ऑफिसर की तरफ से वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग्स में हम पुलिस को इंगेज करते हैं अंदर। अगर तो उसे एज ए कैनाल मजिस्ट्रेट टेकअप कर लिया है कंसर्न STCO ने, जो गवर्नमेंट ने उसके इख्तियारात दिए हुए हैं, तो फिर पुलिस के थ्रू उनको नोटिस सर्व किए जाते हैं और फिर अगर तो अरेस्ट वारंट वगैरह का प्रोसेस भी होता है जो कि थ्रू प्रॉपर चैनल किया जाता है।
और उसके बाद वो फिर थ्रू पुलिस हम FIRs भी लॉन्च करवाते हैं, जिसके इस्तगासा जात भी हमारे STCOs जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशंस के अंदर, और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली जो सेक्शंस हैं डिफ़ाइन पिड्रा के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली FIRs लॉन्च की जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। एग्जेक्टिव इंजीनियर ऑपरेशंस हमारे साथ थे जुनेद अकबर साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि इरिगेशन के जो कवानीन हैं वो क्या हैं इस हवाले से। अगर कोई नहरों में नहाता है या उससे किनारे नहरों के डैमेज होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि जिस तरह से नहरों के इर्द गिर्द बच्चे जमा होते हैं, ख़वातीन जो है अक्सर जगह पे, तो ये भी हमने देखने में मुशाहिदे में आया है कि ख़वातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं, जानवरों को लोगों ने छोड़ा हुआ होता है। तो उसमें सज़ाएँ क्या हैं, कानून उस पर पेड्रा एक्ट जो है वो 2023 जो है वो क्या कहता है, इस हवाले से भी इन्होंने बड़ा खूबसूरती से डिफ़ाइन किया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं ख़ास तौर पे जो फिगर्स हैं मई से ऑनवर्ड्स 2024 के, और कुछ रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से भी बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताइएगा कि मई से ऑनवर्ड्स कितने नहर में या पूल्स में डूबने के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी फैसलाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अहमद जी। अगर मैं इस साल की बात करूं, पहले 6 महीनों की, तो सर्दियों में आपको पता ही है लोग नहाने नहीं आते, तो बहुत कम इंसिडेंट होते हैं। तो ओवरऑल मेरे पास जो पिछले 6 महीने का और जुलाई की 17 तक का डेटा है, उसमें हमारे पास 51 का फिगर है जी। 51 लोग जो हमें कॉल्स आई हैं ड्रोनिंग, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें कैनाल्स भी है और उसमें रिवर रावी का भी 1-2 इंसिडेंट शामिल है। तो 51 इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुए जी ड्रोनिंग के अभी तक। 51 जिसमें कैनाल्स भी हैं, स्विमिंग पूल्स के भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए? नहीं जी, सच स्विमिंग पूल का नहीं है, स्विमिंग पूल का। स्विमिंग पूल इतने गहरे होते नहीं और वहाँ पे कुछ ना कुछ सेफ्टी का बंदोबस्त होता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इनमें से कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, ज़िंदा बचाया गया, और कितनी डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई? एग्जैक्टली जी, 51 में से 40 केसेस ऐसे जिस पर हमने रिस्पॉन्ड किया, और 11 केसेस में ऐसे था कि या तो लोगों को स्विमिंग आती थी और अनफॉर्चुनेटली कोई उनकी चीज़ गिरी, वो निकल गए। तो 40 में से 34 लोगों की डेथ हो गई और 6 लोगों को ज़िंदा बचाया गया, और 34 में से 34 की ही डेड बॉडीज़ को हमने रिकवर किया और लवाकिन के हवाले किया उसको। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि जिस वक्त ये खुदा न खास्ता ये वाक़या किसी के साथ पेश आ जाता है, किसी का पाँव स्लिप हुआ या नहाते हुए कोई डूब जाता है, ज़ाहिर सी बात है इर्द गिर्द दूसरे दोस्त अहबाब भी मौजूद होते हैं, देखने वाले कुछ लोग तो होते हैं इस वाक़े को, किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड किस तरह से करना चाहिए, ये बताइएगा। आप देखें, कहा जाता है कि रिस्पेक्ट वाटर, कि आप पानी में आपको गहराई का अंदाज़ा नहीं तो कभी पानी में उतरने की कोशिश ना करें। इवन अगर जैसे पूल्स का बड़ा क्लीन वाटर होता है ना, और कुछ पूल एक साइड से बहुत गहरे भी होते हैं, आपको अगर स्विमिंग नहीं आती तो पहली बात ये कि आप उसमें उतरें ही ना, एक बात। दूसरा, स्विमिंग आपने देखा ऐसे इंसिडेंट हुए, डाइव किया और सर हिट हो गया नीचे जाके और हेड इंजरी से लोगों की डेथ हो गई। तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर डाइव करना नहीं आता तो डाइव नहीं करना चाहिए, और नहर के अंदर तो कभी भी डाइव नहीं करना चाहिए। नहर तो आपको पता है गदला पानी, आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, दूसरा उसके नीचे कोई पत्थर है, कोई दरख्त है, आपको उसका आइडिया नहीं होता। अब अगली बात है कि अनफॉर्चुनेटली आप गिर गए हैं तो क्या करना है। इंटेंशनली छलांग नहीं लगानी चाहिए। अगर आप गिर गए हैं तो कोशिश करें कि अपने हवास को काबू रखें, रिलैक्स होके आप देखेंगे कि आप इतनी जल्दी नहीं डूबते। अगर ज़रा अपने आप को रिलैक्स करेंगे, आप थोड़ा सा भी हाथ मारेंगे तो आप किनारे तक आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपके सामने कोई बंदा पानी में गिर गया है तो डोंट ट्राई टू बी हीरो। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और प्रोफेशनल स्विमिंग नहीं आती, आपने ऐसे कितने इंसिडेंट देखे। एक फैमिली जाती है कि कहीं पिकनिक पे, कोई एक बच्चा ये बड़ा डूब रहा होता है, उसके बाद वो दूसरा तीसरा 3-3 4-4 लोगों की ऐसे डेथ्स रिपोर्ट हो गई हैं कि उनको स्विमिंग नहीं आती। एक तो खुद से अगर आप जब छलांग लगा के बचाने की कोशिश करते हो, जो डूब रहा होता है वो बंदा आपको पकड़ लेता है तो आप भी डूब जाते हैं। तो बचाने के लिए आप उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकें,
इवन आप अपनी शर्ट रिमूव करके फेंक सकते हैं, वो उसकी एक किनारे को पकड़ ले, आप उसको खींच लें। आपके पास कोई डंडा मिल जाए, आपके पास कोई दरख्त की शाख मिल जाए, कोई चीज़ ऐसी जो आप उसकी तरफ करें, वो उसको होल्ड करें और आप उसको बाहर निकालें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप छलांग नहीं लगाएं किसी को बचाने के लिए। एक, इन केस आप स्विमर हैं और आप में कॉन्फिडेंस है कि आप बचाना चाहते हो, तो फिर भी जो डूब रहा होता है उसकी बैक पे जाया जाता है, या तो आप किनारे के करीब है, बैक पे जाके उसको पुश किया जाता है। आप उसको पुश करेंगे टुवर्ड्स जो किनारे की तरफ, तो आप इस तरह से बचा सकते हैं उसको। इस तरह से बचाया जा सकता है। अब सर ये बताइएगा कि अगर आप स्विमर नहीं हैं तो 1122 पे आप कॉल करते हैं, और ज़ाहिर सी बात है कितने टाइम में रिस्पॉन्ड करती हैं आपकी टीम्स इस हवाले से? डिपेंड्स जी कि इंसिडेंट हुआ कहाँ पे। अगर तो हमारे बहुत करीब है तो आप देखते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँच चुकी होती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता रावी पे इंसिडेंट हो रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं सम टाइम कच्चे रास्ते होते हैं, वहाँ पे टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। बट मैं एक कहूँगा कि खुदा न खास्ता कहीं पर कोई ड्रोनिंग हुआ तो वेल इन टाइम कॉल करें। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, जो इंसिडेंट हुए कुछ 5-5, 6-6 घंटे गुजर गए, फिर रेस्क्यू पे कॉल की गई। तो ऐसा नहीं, अगर कहीं पे कोई ड्रोनिंग केस हुआ तो आप इमीडिएट रेस्क्यू पे कॉल करें ताकि फ़ौरन आपको मदद फ्राहम की जा सके। अच्छा सर ये बताइएगा कि अभी आज वाले इंसिडेंट में 4 से 5 घंटे लगे इत्तला देने में रेस्क्यू 1122 को, और फिर रिस्पांस किया इस पे। आम तौर पे कितना वक्त लगता है कि किसी के ज़िंदा बचने के चांसेस होते हैं? कितनी देर बाद अगर कॉल कर दी जाए, ये इत्तला मिल जाए टीम्स को, तो ये रिस्पांस करें तो बचाया जा सकता है? जी, क्विक रिस्पांस से बचाया तो जा सकता है। कोई बंदा ड्रोन हुआ और विद इन मिनट्स उसको निकाल लिया गया और उसको CPR परफॉर्म कर दिया जाए। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में हो चुके हैं जिसमें हमारे जवानों ने बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स किया, उनको निकाला, CPR किया, बंदा रिवाइव कर गया। बच्चे हैं वो जल्दी रिवाइव कर जाते हैं। इस इंसिडेंट में आपने देखा कोई 5 घंटे के बाद हमें कॉल की, क्योंकि किसी को पता नहीं था। एक बच्चे ने घर जाके बताया और उसके बाद 5 घंटे बाद कॉल की, तो मिनिमम चांसेस हो जाते हैं सर्वाइवल के। कोल्ड वाटर ड्रोनिंग में एक फिनोमेना होता है जिसको मैमल्स डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। उसमें ये चांसेस होते हैं कि आपने काफ़ी देर के बाद, मीन्स आधे घंटे बाद भी रेस्क्यू किया, निकाला, तो उसको CPR आप करेंगे तो उसको वो रिवाइव कर सकता है। तो कोल्ड वाटर ड्रोनिंग में प्रोलॉन्ग CPR किया जाता है, उसमें बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ एक ही कहूँगा कि एहतियात की जाए। एक तो हमें अपने बच्चों पे, ये बच्चा अभी 6-7 साल का बच्चा है, अब ये नहर बड़ी है, 6-7 साल का बच्चा जाएगा तो वो डूब जाएगा उसमें। अपने बच्चों को मना करें, उन पे चेक भी रखें कि बच्चे जा कहाँ पे रहे हैं, अगर घर में बताए बगैर चले गए। तो दूसरी, अगर खुदा न खासा आपके सामने कोई बंदा डूबा तो रेस्क्यू पे कॉल बड़ा टाइमली करें ताकि टाइमली रिस्पॉन्स करके किसी की जान को बचाया जा सके। सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। गुफ्तगू आपने सुनी। अब इसमें आप देखें कि एक आम शहरी होने की हैसियत से हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, हमने किन किन चीज़ों को देखना है। पहले तो अगर हम ख़ुद किसी नहर के किनारे हैं तो बिल्कुल गर्मी लगती है, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लोड शेडिंग होती है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो मत कूदें किसी ऐसी नहर में या किसी ऐसे कुएँ में या किसी ऐसे स्विमिंग पूल में जहाँ पे आपको पानी नज़र नहीं आ रहा कि पानी गहरा कितना है। दूसरी जो अहम बात ज़फ़र इकबाल साहब ने बताई वो ये कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, दोपहर के औकात में या शाम के औकात में किसके साथ जा रहे हैं। कहीं वो किसी ऐसी नहर में, बच्चे हैं, नहीं है समझ। अब जितना हमने देखा है या जितना हमारे नाजरीन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें जब आप ये नहर देखते हैं जो शहर के बीचों बीच गुज़रती है, गटवाला से समुंदरी रोड और फिर शहर से बाहर, तो ये यहाँ आप देखते हैं तो एवरेज जो उम्रें हैं नहाने वालों की वो टीन एजर्स हैं या फिर उससे भी कम उम्र जो बच्चे हैं वो नहरों पे नहा रहे होते हैं, जिनको उनके पेरेंट्स अगर कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आखिरी बात जो बड़ी अहम कि अगर कोई वाक़या आपके सामने पेश आ जाता है तो बिल्कुल कोशिश ना करें कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो उसमें कूदने की कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे 1122 पे इत्तला दें ताकि फ़ौरी तौर पे इस पर रिस्पॉन्ड किया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके।
अब ये बड़ा एक अहम मौजू है और इस पे जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तो हम बात कर चुके हैं। नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुर्रहमान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सब का मुजरिम कौन। सर ये बताइएगा कि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, ज़िला इंतज़ामिया का काम कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन इसमें ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर पे जो इस तरह के वाक़यात आए रोज़ हो रहे हैं। एक बड़ा फ़िगर जो है वो बताया जा रहा है डूब के मरने वालों के वाक़यात के हवाले से अगर बात की जाए। थैंक यू। देखिए, आपने बड़ा जो है वो सेंसिटिव मामला हाईलाइट किया। आजकल सोशल मीडिया पर भी इस पर बड़ी बात हो रही है कि फैसलाबाद में 40 से ज़्यादा और पंजाब में 200 से ज़्यादा बच्चे डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं, और ये वो फिगर हैं जहाँ पे रेस्क्यू टीमें मुतहरक होती हैं और वो फिगर रिकॉर्ड पर आ जाता है। जहाँ गांव देहात में कोई डूबा, किसी ने निकाल लिया, अपनी मदद आपके तहत निकाली है, ये वहाँ के फ़िगर नहीं है। ये आप समझ लें कि ये शहरी इलाकों के फ़िगर्स हैं। पंजाब के देही इलाकों में इससे कहीं ज़्यादा होंगी। तो दो चीज़ें, एक तो इतनी गर्मी में आप देख लें, अभी तो खैर चले मौसम बेहतर है, लेकिन जो बरसात की गर्मी है या जो मई जून जुलाई अगस्त की गर्मी पड़ती है तो उसमें लोग कहाँ जाएँ। घर पे जो एसी चलाएँगे तो इतना बिल आएगा कि वो जंगलों की जानब निकल जाएंगे। तो अभी फिर दूसरी जानब उनके पास ऑप्शन है कि वो नहरों में, राजबाग में नहा ले, जहाँ पर कोई सख्ती नहीं है, जहाँ पर कोई पर्चा नहीं होता, महज एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कभी कभार डीसी की जानब से, एसी की जानब से या पुलिस की जानब से अगर इस पर प्रॉपर तवज्जो दी जाए, पर्चे हों, कोई FIR हों, मीडिया पे इस मामले को हाईलाइट किया जाए तो यकीनन बचाया जा सकता है। देखिए, ये 40 जानें बड़ी कीमती थी और स्पेशली ये ज़्यादा बच्चों की तादाद है। बच्चे भी वो जो 18 साल से कम है, इसमें माँ बाप का भी बड़ा किरदार बनता है, सोसाइटी का भी किरदार बनता है। सबसे ज़्यादा जो डिप्टी कमिश्नर का किरदार होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, तो उनका काम है ये कि लोगों को बचाना। इसी तरह से जो CPO हैं, उनका भी ये काम है कि इस पर तवज्जो देना। जिस थाने की हदूद में अगर ये वक़ूआ पेश आता है तो उस SHO को मुअत्तल होना चाहिए। अगर पतंग उड़ाने पर मुअत्तली हो सकती है, डकैती पर हो सकती है, तो यहाँ पर नहर में नहाने पर भी हो सकती है, क्योंकि जान जाने का तो इसमें भी रिस्क है। आप कहीं पर विज़िट कर लें, हज़ारों बच्चे आपको नहरों में नहा रहे होंगे। वो जिनकी हाइट छोटी है, जिनकी उम्र छोटी है, वो जो ही गहरे पानी में जाते हैं डूब जाते हैं, क्योंकि अब नहरें किनारों पर थोड़ा पानी होता है लेकिन आगे ज़्यादा होता है, और फिर जब पीछे से लहर आती है तो फिर वो वहाँ पे संभल नहीं पाते, एहतियाती तदाबीर बरूए कार नहीं ला पाते, क्योंकि वैसे भी ये सारा गैर कानूनी प्रोसीजर हो रहा है। कौन सा कानूनी है कि इसमें सारा कुछ वो अपने साथ रखें। तो गैर कानूनी प्रोसीजर को रोकना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है, मीडिया की ज़िम्मेदारी होती है कि इसको बार बार हाईलाइट करना, ताकि अरबाब इख्तियार जो कि अपने इक़्तिदार के नशे में गुम है, उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि किस तरह से लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है, किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, और इतनी कीमती जानें हम नहरी पानी में डुबोकर जाँ बहक कर रहे हैं। ये जब फिगर्स देखते हैं तो अफसोस होता है कि यहाँ पर एक जानब हुकूमत दावा करती है कि वो लोगों की जानें जो है वो बचा रही है, सेव कर रही है, जबकि दूसरी जानब अज़ खुद बग़ैर कोई तवज्जो दिए बच्चों को इस तरह से हम नहरी पानी के स्पुर्द कर रहे हैं। उन माँ बाप की काउंसलिंग भी बड़ी ज़रूरी है, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्सों में ये काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अभी आपने फिगर्स देखे होंगे कि 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, जो ताज़ा सेंसस के आया है। तो इस तरह से अनपढ़ माँ बच्चों को या उनके माँ बाप को भी समझाना बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह ना करें, जान जोखों में मत डालें, बड़ी कीमती जान होती है, इसका हिसाब दिया जाना। तो ये सारे मिलकर इस पर पूरी एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो देखें जुलाई का महीना चल रहा है, ये अगस्त सितंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फिर तो ये तादाद अगर एवरेज आप करें, जो मैथ में करते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें एवरेज निकालें, तो फिर तो ये तादाद और ज़्यादा हो जाएगी, खौफनाक फिगर्स हो जाएंगे। तो इन सब से बचाना बड़ा ज़रूरी है। फिर ये फिगर्स वो हैं जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जहाँ पर डूबकर बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जहाँ पर बचा लिए गए हैं, जहाँ पर वो वैसे बीमार हो गए या उनके पेट में पानी चला गया। इसी तादाद तो इससे भी कहीं ज़्यादा होगी ना, कि जहाँ पर बचा लिए जाते हैं, जहाँ पर निकाल लिया जाता है। तो ये सारा कुछ बड़े महफूज करने की ज़रूरत है। देखें, लोग जो है वो मासूम होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, उनको गाइड करना ज़रूरी है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी ज़रूरी है। अगर
इस तरह से सारा कुछ माँ बाप पर भी नहीं छोड़ा जा सकता होता ना। फिर तो आप ये भी कह दें कि जो मंशियात इस्तेमाल होती है, जो पतंगबाजी या असला है, उसमें भी फिर माँ बाप पे ज़िम्मेदारी हो गई, फिर तो स्टेट बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो जाएगी ना। ये पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि नहर पे देखें, उनकी जब टीमें गश्त कर रही हैं तो वो नहर का भी चक्कर लगा लें। अगर कोई वहाँ पर नहा रहा है उसकी तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करें, बताएँ माँ बाप को, या उनके ख़िलाफ़ FIRs का इनेकाद करें, उनको माँ बाप को समझाएँ, जुर्माने करें। कई तरह के इकदाम है जो कि महकमा नहार भी कर रहा है, जो कि दफ़ा 144 गर्मियों में नाफज की जाती है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर ये मुसलसल ये प्रैक्टिस जारी है तो इसका मतलब है कि ये सरासर नाअहली है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, नुमाइंदा सिटी 41 हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। अब यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। सब स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया, आम आदमी और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो, और ख़ास तौर पे पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट का जिनका काम है। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, लेकिन नाफिजुल अमल वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। आप देखते हैं कि शहर वाली अगर सिर्फ नहर की बात की जाए, बाकी अनार का तो बिल्कुल डिफरेंट है, सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ। वहाँ पे कहीं आपको कोई बोर्ड नहीं नज़र आएगा, कहीं पानी की गहराई नहीं बताई जा रही होगी, सिर्फ डैम्स पे या फिर आप देख सकते हैं बड़े हेड्स पे जो है वो वहाँ पे पानी की गहराई के जो पैरामीटर्स हैं वो लगाए गए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं महकमा अनहार का काम होता है। और साथ ही अगर बात की जाए आम शहरियों के हवाले से, एक आम आदमी के हवाले से, तो उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना है, वो कहाँ जा रहे हैं। स्विमिंग बच्चे को आती है फिर भी मोहतात रहना, ख़ास तौर पे ऐसे पानी के अंदर जाने से जिसकी गहराई का आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना गहरा है। और नहरों के पानी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो सूरत हाल ही यही होती है। 40+ का फिगर है अब तक, जुलाई तक। अगर यही सूरत हाल रही तो ये बढ़कर खुदा न खास्ता 100 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अगर इसको यहीं पे कंट्रोल ना किया गया माँ बाप की तरफ से, ज़िला हुकूमत की तरफ से, या फिर पुलिस या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही। सबीउल हसन खान को टीम मुजरिम कौन समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।